Welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is second law of motion. ठीक, अब हमने इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, मोमेंटम और मास पढ़ा था। तो वो जो मोमेंटम है वो यहाँ पे हमको क्या करेगा, काम आएगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी हम बात करेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act। मतलब ये कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम तो है ही है, और अगर किसी चीज को आप टाइम से डिवाइड कर देते हो, तो वो क्या निकलता है, उसका रेट निकलता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम को हमने टाइम से डिवाइड किया है तो वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स के होता है। तो आप ये भी जान लीजिए कि फोर्स से क्या है, रेट ऑफ चेंज, फोर्स से क्या है, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप इसको अलग अलग करके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना बोल के अगर आप इसको अलग अलग करके देखेंगे तो आप इसको देखेंगे कि एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के, और एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। यानी चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा तो वहां पे फोर्स ज्यादा होगा, अगर फोर्स ज्यादा होगा तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। इसका ये मतलब है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि क्या है, एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है। अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ चेंज इन मोमेंटम। क्या समझाने जा रही हूँ, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है। मान लीजिए कि ये बॉल है, ये है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। आपने इसको किक मारा, आपने इस पे फोर्स लगाया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v इक्वल टू, मान लीजिए कि ये हो गई आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने इसको फोर्स मारा तो इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद ये है दूसरी बॉल। ठीक, इसका भी u क्या है, 0 है। ठीक, और दोनों का मास सेम है, दोनों का मास क्या है, सेम है। फिर आपने इसको थोड़े और फोर्स से, जितने फोर्स से इसको आपने किक मारा था उससे थोड़े ज्यादा फोर्स से आपने इसको किक मारा, तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बोलूं कि आप इन दोनों का चेंज इन मोमेंटम निकालिए, क्या है, चेंज इन मोमेंटम निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, P जो है वो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू। ये कौन सा केस है, ये है फर्स्ट केस। ठीक है, तो m तो सेम ही है। ठीक, m सेम ही है। m मान लीजिए कि 3 kg है या 4 kg है, तो m तो सेम ही है, तो मान लीजिए कि m आपने 4 kg ले लिया। ठीक है, और v कितना है, 5। ठीक, और माइनस 4 इंटू ये कितना है, 0, तो ये कितना है, 20 क्या हो गया, 20 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका डेल्टा p हो गया, ये हो गया फर्स्ट केस में। ठीक है, उसके बाद अगर आप सेकेंड केस निकालेंगे तो सेकेंड केस में क्या होगा, डेल्टा p जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या होगा, p फाइनल अगेन p इनिशियल। p फाइनल क्या होगा, 4 इंटू 10 और माइनस 4 इंटू 0, तो कितना हो गया, 40 kg मीटर पर सेकेंड डेल्टा p। ये मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 1। तो आप एक चीज देख रहे हैं, ये जो था ये चेंज इन मोमेंटम और ये चेंज इन मोमेंटम, यानी फर्स्ट केस में चेंज इन मोमेंटम और सेकेंड केस में चेंज इन मोमेंटम, दोनों में डिफरेंस है, और थोड़ा बहुत नहीं, काफी डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आया क्यों,
क्योंकि हमने फर्स्ट केस में क्या किया, फोर्स कम लगाया। फर्स्ट केस में क्या किया, फोर्स कम लगाया, उसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम था वो कम हुआ। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, कम हुआ। और सेकेंड केस में क्या हुआ, हमने बॉल पे ज्यादा फोर्स लगाया, उसके साथ क्या हुआ कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, ज्यादा हो गया। तो इस चीज से, इस एग्जांपल से ये तो हमें पता चल गया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन मोमेंटम के। अगर फोर्स आपने किसी भी बॉडी पे ज्यादा अप्लाई किया तो उसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है तो उस टाइम पे फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, मैंने आपको ये तो समझा दिया कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, और ये कैसे फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब हम क्या देखने वाले, अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है हम ये फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का जो ये क्या कहते हैं रिलेशन है वो अब हम देखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, एक या तो आप एक अंडा ले लीजिए या शीशे का ग्लास वगैरह ले लीजिए। ठीक है, आप देखोगे यूजली अगर डेली लाइफ में भी आप देखोगे कि अगर आप अंडे को अगर और या शीशे ग्लास को डायरेक्ट छोड़ देते हो या डायरेक्ट इसको थ्रो करते हो कहाँ, फ्लोर पे, तो ये फ्लोर पे पहुंचते ही क्या होता है, टूट जाता है। और वहीं अगर ये दोनों चीज को आप गद्दे पे या कुशन पे इसको गिराते हो तो ये क्या होता है, ये नहीं टूटता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने उसको फ्लोर पे डाला तो उसका चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा हुआ, उसकी वजह से उस पे फोर्स भी क्या लगा, ज्यादा लगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो अंडा या वो ग्लास जो शीशे का था वो टूट गया। और जब हमने वो अंडा या ग्लास जो है उसको कुशन पे या गद्दे पे गिराया तो वहां पे चेंज इन मोमेंटम कम था और फोर्स भी क्या हुआ, वहां पे कम लगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो चीज नहीं ब्रेक हुई, नहीं टूटी। अब ऐसा कैसे हो गया, चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं। अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया, अब एक अंडा ही ले लें आप, तो क्या हुआ कि एक अंडे को आपने क्या, जो उसकी वी था उसका डायरेक्ट फर्स्ट केस में जब आप फ्लोर पे उसको फेंक रहे हो फर्स्ट केस में, तो वहां पे क्या हुआ, वी आपने 10 मीटर पर सेकेंड के फोर्स वेलोसिटी से उसको गिराया। ठीक है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक, वी आई, या यहाँ पे आप यू भी ले सकते हो। ठीक, उसके बाद जैसे ही वो अंडा जो है वो फ्लोर पे पड़ा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। उसकी वेलोसिटी क्या हुई, जीरो। जैसे ही वो फ्लोर पे ऐसे पड़ा उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो वी एफ क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि 1 केजी का वो अंडा था। ऐसे अंडा 1 केजी का नहीं तो होता है, लेकिन हम मान लेते हैं भाई 1 केजी का वो अंडा था। ठीक है, ठीक, उसका मास क्या था, 1 केजी था। ठीक, अब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। फर्स्ट केस में जब हम कहाँ डाल रहे, उसको फ्लोर पे डाल, तो क्या हो गया, पी एफ माइनस पी आई। पी एफ क्या हो गया हमारा, m इंटू वी एफ और माइनस m इंटू वी आई। m क्या है 1, वी एफ क्या है 0 और फिर m 1 और वी आई क्या है 10। तो ये क्या हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया फर्स्ट केस में आपका P, चेंज इन मोमेंटम। जब क्या था, अंडा जब आप फ्लोर पे गिरा रहे हो। अब सेकेंड केस ये आया कि जब अंडा आपने बेड पे मतलब गद्दे पे या कुशन पे गिराया, तो वहां पे क्या हुआ, पहले तो आपने V जो इनिशियल था वो मान लीजिए कि आपने 10 मीटर पर सेकेंड से उसको गिराया। उसके बाद जब वो कुशन पे गिरा तो क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी क्या हुई, ग्रेजुअली डिक्रीज हुई। क्या हुई, ग्रेजुअली डिक्रीज हुई। उसकी वेलोसिटी तुरंत जीरो नहीं हुई, क्योंकि क्या आप अंडे को अगर गिराओगे ना तो वो थोड़ा सा उछल के थोड़ा सा
तो वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी धीरे 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 जीरो होगी, धीरे धीरे क्या होगी, जीरो होगी, डायरेक्ट जीरो नहीं होगी। तो वहां पे मान लीजिए कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कभी 5 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर उसके बाद जो है वो हुई 2 मीटर पर सेकेंड, फिर सबसे लास्ट में वो क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, 1 2 3। ठीक है, हो गई। ठीक, तो अगर हम इन दोनों के बीच में चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं तो क्या हो गया, m क्या है 1, इसका जो फाइनल वेलोसिटी वो मान लीजिए हम ले रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद -1 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 10, तो क्या हो गया 5 माइनस 10, तो हो गया 5 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया डेल्टा P2। ये हो गया आपका दूसरा केस और ये हो गया आपका पहला केस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही आपने अंडे को छोड़ा और वो कहाँ गया, वो फ्लोर पे गिरा, उसकी वेलोसिटी अचानक से क्या हो गई, एकदम से जीरो हो गई। एकदम से वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी तो वहां पे चेंज इन मोमेंटम जो होगा उस अंडे का वो ज्यादा होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी ज्यादा इम्पैक्ट होगा, उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। यानी कि जब चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा तो वहां पे फोर्स भी क्या हुआ, ज्यादा हो जाएगा। फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो अंडा क्या होगा, टूट जाएगा, वो अंडा क्या होगा, टूट जाएगा। सेकेंड केस में क्या हुआ कि जब हमने अंडे को किसी कुशन पे गिराया, तो कुशन पे गिराने पर क्या हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी, वो एकदम से जीरो नहीं हुई, वो एकदम से जीरो नहीं हुई, वो ग्रेजुअली उसकी वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। क्या हुई, उसकी ग्रेजुअली उसकी वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। पहले 5 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 2 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 1 मीटर पर सेकेंड हुई होगी, फिर जीरो हुई होगी। तो ग्रेजुअली क्या हुई, डिक्रीज हुई। उसने उसकी वेलोसिटी जीरो होने में उसने ज्यादा टाइम लिया, उसकी वेलोसिटी जीरो होने में उसने ज्यादा टाइम लिया। उसकी वजह से उसका जो चेंज इन मोमेंटम था वो क्या हुआ, कम हुआ। उसका चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, कम हुआ। तो उसकी वजह से जो फोर्स था उसका वहां पे कम हो गया। फोर्स जब कम हुआ तो वो अंडा ब्रेक नहीं हुआ, वो अंडा नहीं टूटा। यानी सिंपल सी बात ये मान लीजिए कि जहां पे चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा वहां पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा किसी भी चीज पे। और वहीं पे अगर चेंज इन मोमेंटम होने में अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो वहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर चेंज इन मोमेंटम होने में अगर ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जब अंडा कुशन पे गिरा तो उसका मोमेंटम, उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो होने में ज्यादा टाइम लगा, इसलिए उस टाइम पे अंडे पे फोर्स कम लगा, उसकी वजह से वो अंडा नहीं ब्रेक हुआ। और इसका एक और एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें कोई क्रिकेटर है, वो जो है फील्डर, वो कभी भी जो कैच है वो ऐसे करके क्यों नहीं पकड़ता, वो चाहता तो ऐसे आए ऐसे पकड़ ले। हाँ, कभी कभी ऐसा होता भी है कि अगर डायरेक्ट बॉल आई और उसने तुरंत पकड़ लिया, उसको सामने से ऐसे पकड़ लिया, तो उसके हाथ में क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। क्यों होती है इंजरी, क्योंकि जो हमारी बॉल है वो तो ज्यादा वेलोसिटी से आ रही है, और जैसे अगर आपने ऐसे करके उसको पकड़ लिया तो वो जैसे ही आपके हाथ पे लगेगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वहां पे जो चेंज इन मोमेंटम होगा बॉल का वो ज्यादा हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो बहुत ही कम टाइम में हो रहा है। चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, बहुत ही कम टाइम में हो रहा है। उसकी वजह से वहां उस पे जो हाथ पे जो बॉल के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जो बॉल के थ्रू हाथ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उस फोर्स की वजह से आपका जो ये हाथ है वो क्या हो जाएगा, जो फील्डर का हाथ होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंजर्ड हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ज्यादातर फील्डर्स जो है जब वो कैच पकड़ते हैं तो बॉल को ऐसे पीछे लेके आते हैं। क्या होता है, ऐसे कैच करते हैं तो ऐसे पीछे लेके आते हैं। क्यों,
क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस वेलोसिटी से बॉल आ रही है उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या हो, डिक्रीज हो, धीरे धीरे क्या हो, डिक्रीज हो, और उसकी फाइनल मतलब जीरो वेलोसिटी पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले, जिससे उसका चेंज इन मोमेंटम जो है वो ज्यादा टाइम में हो और चेंज इन मोमेंटम क्या हो, कम हो। ये कम होगा तो जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब फोर्स कम लगेगा तो जो फील्डर है उसके हाथ में कोई भी इंजरी नहीं होगी या कोई भी चोट नहीं लगेगी। ठीक है, ये समझ में आया कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स जो अप्लाई किया गया उस बॉडी पे। ठीक है, बस इसका यही है कि जिस भी बॉडी पे अगर क्या चेंज इन मोमेंटम अगर ज्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उस बॉडी पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा, उस बॉडी पे क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और जहां पे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, कम हुआ, वहां पे उस बॉडी पे फोर्स भी क्या होगा, कम लगेगा। क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स थे जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है फोर्स के, या फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये तो हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसका एक मैथमेटिकली डेरिवेशन भी है। क्या है वो डेरिवेशन, आइए हम उसको भी एक बार क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब आपने जो फोर्स का ये है फॉर्मूला है वो तो आपने देखा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, जैसे ये हो गया कि F क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, अब आपने एक और फॉर्मूला देखा होगा F इक्वल टू M इंटू ए। क्या देखा होगा, M इंटू ए। ये भी एक फॉर्मूला होता है और ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले तक जाएंगे। हम इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब क्या है, F इक्वल टू, अगर कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटानी हो आपको तो आपको क्या होता है, उसकी जगह एक कांस्टेंट को लगाना होता है। क्या होता है, उसकी जगह एक कांस्टेंट को लगाना होता है। तो हमने ले लिया कांस्टेंट K, डेल्टा P अपॉन T। इस कांस्टेंट का जो SI यूनिट होता है वो होता है 1। इस कांस्टेंट का जो SI यूनिट होता है वो होता है 1। तो F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T। ठीक है, डेल्टा P अपॉन T हो गया। अब डेल्टा P क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो चलिए हम इसको चेंज इन मोमेंटम की तरह ओपन कर देते हैं। तो F इज इक्वल टू M इंटू V माइनस M इंटू U अपॉन क्या है, T अपॉन क्या है, T। ठीक है, अब क्या है कि अब हम इसको क्या करेंगे, F इज इक्वल टू M को ले लेंगे बाहर, V माइनस U अपॉन T। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमारा, ये कहां से आया, ये आया हमारा V इज इक्वल टू U प्लस AT से। ठीक, अगर आप यहाँ पे A की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, V माइनस U अपॉन T। ठीक है, जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो वो क्या है, A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो क्या हम V माइनस U अपॉन T की जगह A लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो F इक्वल टू M इंटू A। ये आ गया आपका क्या, इस फॉर्मूले से ये उसका दूसरा फॉर्मूला क्या कर दिया हमने, डिराइव कर दिया। अब क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन T, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या किया, हटाया, उसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, उसकी जगह हमने क्या किया, कांस्टेंट को लगाया। कांस्टेंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है 1। कांस्टेंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है 1। तो क्या हो गया, डेल्टा P अपॉन T। अब डेल्टा P की जगह हमने क्या रख दिया, MV माइनस MU
अपॉन टी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि m हो गया कॉमन, क्योंकि m इसमें भी है m उसमें भी है, तो m को ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचा v माइनस यू अपॉन टी। हमने देखा कि v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम a भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन हम a भी लिख सकते हैं। ये आया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, तो हमने क्या किया m इंटू ए लिख दिया, तो F इक्वल टू m इंटू ए आ गया। मतलब हमने इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो समझ में आया होगा। ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो ये जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो यहाँ पे आज फिनिश होता है। और जो है अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।